टेंथ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो 3 मार्च के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर यहाँ पर मैं सोल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसे पढ़कर आपको इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। Long ago in Mongolia, there lived an empire who feared being growing old। यानी कि बहुत समय पहले मंगोलिया में एक सम्राट रहता था जो बूढ़ा होने से डरता था। वन डे, एक दिन ही सो एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। यानी कि एक दिन उसने सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अपसेट एट being reminded that someday he too would age, he ordered all the people to leave his land। यानी कि एक दिन उसने सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसे याद दिलाने से परेशान कि एक दिन वह भी बूढ़ा हो जाएगा। उसने सभी बूढ़े लोगों को अपनी जमीन छोड़ने का आदेश दे दिया। यह सोचकर कि एक दिन वह भी बूढ़ा हो जाएगा, इसीलिए उसने सारे बूढ़े व्यक्तियों को अपनी अपनी जमीन छोड़ने का आदेश दे दिया। वन डे, एक दिन, अ वायलेंट स्टॉर्म स्वेप्ट द किंगडम, नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फेरी। यानी एक दिन राज्य में एक भयंकर तूफान आया, इसके प्रकोप से कोई भी सुरक्षित नहीं था। नथिंग वाज सेफ फ्रॉम इट्स फरी, इट रोरेड इनटू द पैलेस एंड ब्लो अवे द एम्पायर बिलोंगिंग। यानी कि तूफान महल में घुस गया और सम्राट के सामान को उड़ा दिया। यानी कि जो तूफान आया था वो पैलेस यानी कि महल में घुस गया और जो राजा थे उनके सारे सामान को उड़ा दिया, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिचर। यानी कि उनके बेशकीमती सोने का घड़ा भी उसमें शामिल था। उस सामान में उनका जो बेशकीमती एक सोने का घड़ा था वो भी शामिल था। When the storm ended, the empire ordered that the pitcher be found and brought back to him। जब तूफान समाप्त हुआ तो सम्राट ने आदेश दिया कि घड़ा ढूंढकर उसे वापस लाया जाए। People went in search of the pitcher। यानी कि लोग घड़े की तलाश में निकल पड़े। They saw it in a lake nearby। उन्होंने देखा इसे पास की एक झील में। यानी कि उन्होंने घड़े को एक पास की एक झील में देखा। बट नो मैटर हु ट्राइड नो वन कुड गेट अ ग्रिप ऑन द पिक्चर। लेकिन कोई भी कोशिश करने के बाद भी घड़े को पकड़ नहीं पाया। ऑल दे गॉट वाज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, येट इट कुड बी प्लेनली सीन ग्लिटरिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर्स सरफेस। यानी कि उन्हें बस एक मुट्ठी पानी मिला, फिर भी यह साफ साफ देखा जा सकता था कि चमकता हुआ और जो घड़ा था वो पानी की सतह में ठीक नीचे था। तो देखिए इस तरीके से जो ये पैसेज है आपका, इसमें एक राजा की कहानी बताई गई है कि मंगोलिया में एक राजा रहता था बहुत समय पहले, जो बूढ़े व्यक्तियों से उसे बूढ़े होने से डर लगता था। तो एक दिन उसने अपने सड़क पर बूढ़े व्यक्ति को देखा और उसने सोचा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। इस डर से उसने उसके राज्य के सारे बूढ़े व्यक्तियों से उनकी जमीन हड़पने की सोची और उसके कारण एक तूफान उनके राज्य में आया जो राजा के महल में घुस गया। उसने सारी राजा की सामान को उड़ा दिया। उसमें उसका एक बेशकीमती सोने का घड़ा भी शामिल था, वह भी उड़कर एक लेक में गिर गया। तो देखिए इसी तरीके से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए अब इस पैसेज के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है इस पैसेज में से हमने। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। यानी कि सम्राट बूढ़े आदमी को देखकर परेशान क्यों हो गए थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ए वाला रहेगा। इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इससे उसे याद आया कि वह भी बूढ़ा हो जाएगा। तो ए वाला इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला है आपका द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। यानी कि लोगों ने सोने का घड़ा देखा। तो इसका जो राइट रहेगा आपका इन द लेक नियर बाय। तो इसका रहेगा सी वाला, इन अ लेक नियर बाय, पास की झील में उन्होंने घड़ा
देखा था, यानी लोगों ने सोने का घड़ा कहाँ देखा था, तो पास की एक झील में। अगला है आपका द एम्पायर ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द, तो सम्राट का आदेश था कि सभी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका शुड लीव हिज लैंड। तो ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, यानी कि बूढ़े लोगों को अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए। तो सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, तो घड़ा लाने गए लोगों को क्या मिला, तो अ हैंडफुल ऑफ वाटर, एक मुट्ठी पानी उनको मिला। अगला है आपका द एम्पायर फियर्ड, तो गेटिंग ओल्ड, यानी कि राजा सम्राट को डर था, किससे डर था, बूढ़े होने से, गेटिंग ओल्ड। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज, यानी कि आज शायद पोलियो शब्द के साथ आपका एकमात्र जुड़ाव सेबिन ओरल वैक्सीन है जो बच्चों को इस बीमारी से बचाता है। यानी कि इस पैसेज में ओरियो जो आपकी पोलियो की बीमारी है उसके बारे में बताया गया है। 55 ईयर एगो, यानी कि 55 साल पहले, दिस वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था, यानी कि 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रीडेड डिसीज, यह भयानक बीमारी, विच जो मेनली इफेक्ट द ब्रेनल एंड स्पिनल कोड, यानी कि जो भयानक बीमारी जो मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। कसेस स्टिफनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी, अपंगता और पक्षघात का कारण बनती है। क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस विच इज वाई आई एम इन अ व्हीलचेयर टुडे, यानी कि आज यही कारण है कि आज मैं व्हीलचेयर पर हूँ। इट समबडी हैड प्रेडिक्टेड व्हेन आई वाज बोर्न, यानी कि अगर किसी ने मेरे जन्म के समय भविष्यवाणी की होती, इफ दैट दिस वुड हैपन टू मी, यानी कि अगर किसी ने जन्म के समय भविष्यवाणी की होती कि मेरे साथ ऐसा होगा, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, तो यही तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। आई वॉज 7th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स, 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं 4 भाई बहनों के परिवार में 7वां बच्चा था। विथ अ ह्यूज 23 ईयर गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, आई वॉज टोल्ड दैट अनलाइक द अदर्स आई वॉज सो फेयर and brown hair that I looked more like a foreigner than a David Bowie. I was also considered to be the healthiest of the brood. यानी कि देखिए इसमें बताया गया है कि मैं अपने 4 भाई बहनों के परिवार में 7वां बच्चा था जिसमें पहले और आखिरी के बीच 23 साल का बड़ा अंतर था। मुझे बताया गया कि दूसरे के विपरीत में इतना गोरा और भूरे बालों वाला था। मैं दाऊद बोरी की तुलना में विदेशी अधिक दिखता था। मुझे परिवार में सबसे स्वस्थ भी माना जाता था। तो देखिए यहाँ पर एक लेखक है जो अपने बारे में बता रहा है, जो एक पोलियो की बीमारी से ग्रस्त है, वह अपने जीवन के बारे में इस पैसेज में बता रहा है। तो चलिए अब इस पैसेज के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि जो इस पैसेज के जो लेखक हैं वो किसके रोगी हैं, तो किसके रोगी हैं, तो इसका राइट रहेगा बी, पोलियो के अभी हमने पढ़ा था। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, भविष्य के बारे में कुछ कहना, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि प्रेडिक्ट, यानी कि भविष्यवाणी करना। अगला आपका द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, कथानक एक ऐसे परिवार में 8वां बच्चा था, 8th चिल्ड्रन।
पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, यानी कि पोलियो नामक खतरनाक बीमारी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो अभी हमने पढ़ा था ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड को वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को। अगला है आपका व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, यानी कि जो नरेटर लेखक थे वे विदेशी जैसा क्यों लग रहे थे। तो इसका जो राइट रहेगा वो आपका ए वाला रहेगा। ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, वह गोरा और भूरे बालों वाला था। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा वो हमने अच्छे से समझकर कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर एक आपको पैसेज दे रखा है जिसको पढ़कर अच्छे से इसे आपको टाइटल बनाना है, जिसके ऊपर भी ये दे रखा है उसको टाइटल बनाकर लिखना है, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स भी बनाने हैं। देखिए इस तरीके से इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है आपका, यू आर एन ईसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। अगला है आपका, यू आर राहुल रिसाइडिंग एट 4324 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। तो चलिए इन दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में एप्लीकेशन भी आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में इसे आपको ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी एप्लीकेशन है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर एसएलसी, देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर भोपाल टू इंदौर, मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन योर स्कूल, इसीलिए मैं आपके विद्यालय में आगे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। काइंडली गिव मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो कृपया मुझे अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपया करें। थैंक यू, धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, जो भी नाम हो और यहाँ पर क्लास हो। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन यहाँ पर लिखनी है। बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि एक ही बार में आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और पढ़कर बता देती हूँ। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड भोपाल टू इंदौर, सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन योर स्कूल। काइंडली गिव मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। थैंक यू, योर ओबिडेंटली नेम एंड क्लास। तो देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन तो आपकी कंप्लीट हुई, एप्लीकेशन फॉर एसएलसी की। अब आपका लेटर आता है। लेटर क्या था, अपनी बहन या भाई की शादी में अपने दोस्त को आपको इनवाइट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको आपका पता लिखना है, डेट लिखनी है, आपके दोस्त का नाम लिखना है। तो देखिए आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करती हूँ कि तुम वहाँ पर स्वस्थ और ठीक होंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी। नो दैट कि माई एल्डर ब्रदर या फिर सिस्टर, माई एल्डर ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, यानी कि मेरा बड़ा भाई अगले हफ्ते शादी करने जा रहा है। ऑन, आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, जो भी डेट हो वो। फादर वुड कम टू गिव एन इन्विटेशन कार्ड टू योर फैमिली, यानी कि मेरे पिताजी तुम्हारी परिवार को इन्विटेशन कार्ड देने आएंगे वेरी सून, बहुत जल्द। बट लेकिन आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें स्वयं से आमंत्रित करना चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरी क्लास फेलो हो, एज वेल एज अ फ्रेंड, साथ ही साथ मित्र हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यानी कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मैरिज पार्टी अटेंड करो, ज्वाइन करो। योर सिंसियरली, तुम्हारी प्रिय, और यहाँ पर जो भी आपका नाम हो। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको लेटर आपका लिखना है। बहुत ही आसान है, सरल शब्दों में है।
एक बार पढ़ेंगे समझकर, उसी में आपका ये पूरा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 5वां प्रश्न, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, इनके ऊपर से आपको पैराग्राफ ऐसे लिखना है। कुछ भी कर सकते हैं, 150 वर्ड्स में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर से मैंने आपको बताया है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में, ताकि आपको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। यहाँ पर आपको एक विजुअल दिया रखा है, पिक्चर एक दी रखी है, उस पर आपको टॉपिक्स लिखना है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। नॉइज पोल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में किस तरीके से बताया गया है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर से। देखिए ये रहा, ये आपकी पिक्चर है, नीचे इसका आंसर है। This age will probably be known as the noisiest of in human history. People create a lot of noise on every occasion, marriage, convincing, advertising, and also to create noise for its own sake. Noise is the greatest bane of modern life. इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में बताने की मैंने कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। अगला जो क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, तो देखिए थोड़ा सा ब्लर मार रहा है। 7वां जो क्वेश्चन है वो है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट। तो ही हैज ए 1 रुपी नोट, यानी कि उसके पास 1 रुपए का नोट है। अगला आपका, सी प्रेफर्स कॉफी डॉट डॉट टी। तो इसका जो राइट रहेगा वो 2 रहेगा, ही प्रेफर्स कॉफी टू टी। अगला आपका, द ट्रेन डॉट डॉट ऑन द प्लेटफॉर्म। अराइव्ड इसका राइट रहेगा, द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। अगला आपका, आई हैव बीन हियर डॉट डॉट वेडनेसडे। तो यहाँ पर टाइम दिया है तो सिंस आ जाएगा, आई हैव बीन हियर सिंस वेडनेसडे। अगला आपका, सी हैज नॉट डॉट डॉट मनी। तो इसका राइट रहेगा आपका एनी, सी हैज नॉट एनी मनी। अगला आपका, वी डॉट डॉट टू सर्व आवर नेशन। तो ओट इसका राइट आपका रहेगा, वी ought टू सर्व आवर नेशन। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका, तो देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, डू एज डायरेक्ट। तो देखिए, इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन द टाइम, रीराइट यूजिंग अनलेस। तो देखिए यहाँ पर है इसका आंसर, यूजिंग he takes a taxi he will not reach the station on time। अगला है आपका, they make beautiful toys for children। तो इसका रहेगा आपका, they made beautiful toys for children। अगला आपका, हरीश is so tired that he cannot walk anymore। तो रहेगा इसका आपका, हरीश is too very tired to walk anymore। टू का इसमें आपको यूज करना था। अगला आपका, सानिया प्लेड टेनिस चेंज इनटू नेगेटिव। तो सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, इसका राइट रहेगा। अगला आपका, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्ट हिम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वोम। तो दिस मैन वोम आई ट्रस्टेड चीटेड मी। अगला आपका, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम। तो देखिए इस तरीके से इसका आंसर आपका कुछ रहेगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो। वैसे तो मैंने सारे पढ़कर बता दिए हैं आपको, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि क्लियर हो जाए। अगला जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है आपका, वो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द बेकर्स आर नो इन अ गोवा एज, यानी कि बेकर्स गोवा को कैसे जानते थे। तो इसका जो राइट रहेगा आपका, पेडर, बी वाला रहेगा। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आ, तो अ बंच ऑफ क्रोक्स।
बी वाला राइट रहेगा। व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर इट, तो फिश इसका राइट रहेगा आपका। एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका सी वाला रहेगा राइट, किटी। तो देखिए इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था हमारा वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। 10वां जो है यहाँ से है, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि जो वेली था उसका सबसे अच्छा पल कौन सा था बीते हुए कल यानी पास्ट टाइम में, तो स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर में खड़े रहने का। अगला है आपका द सोर्स ऑफ यूनाइटिंग जॉय ऑफ वाली वाज टू वॉच, तो इसका जो राइट रहेगा आपका न्यू पैसेंजर रहेगा, बी वाला राइट रहेगा। द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच हवर, तो ट्रू इसका रहेगा, यानी कि बस है जो गली से हर घंटे गुजरती है, तो ट्रू इसका राइट रहेगा। इसी में बी दे रखा है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम से ये लाइनें आपकी ली गई हैं, तो द ट्रीज, पेड़। अगला आपका द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, मेटाफोर, राइट रहेगा आपका बी ए वाला। अगला आपका द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज, फॉरवर्ड का मीन्स होता है आपका भेजना, तो अपोजिट वर्ड बैकवर्ड हो जाएगा आपका वापस लेना, राइट रहेगा बैकवर्ड। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें इन्हें। 11वां प्रश्न है देखिए। अगला है आपका, देखिए यहाँ से 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां प्रश्न है आपका, और ये रहा आपका 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल 16 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को अच्छे से बिना किसी टाइम वेस्ट किए कंप्लीट करिएगा। पूरा सॉल्यूशन देने की मैंने आपको कोशिश की है, तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।